जो सीज़न चल रहा है जिसमें ह्यूमिड है, हीट है, मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा। कान का इन्वॉल्वमेंट, कान में इन्फेक्शन हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, लेरेंजाइटिस हो गई, फेरेंजाइटिस हो गई, टॉन्सिलाइटिस हो गई, डायरिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है। आपका बीमारियां दूषित खाने से या दूषित पानी पीने से मलेरिया से ग्रसित हो सकता है कोई भी। उसके बाद डेंगू फीवर की बात करते हैं, उससे हो सकता है, या चिकनगुनिया की बात करता है कि हाँ सर कल रात में कहीं बाहर खाया था, तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन उसको वहाँ से मिला उसको। बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद सेवर्स, सेविंग लाइफ विद गौरव शर्मा। व्यूअर्स, आज जैसा कि जो सीज़न चल रहा है, सीज़न में ह्यूमिड भी है, मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हीट स्ट्रोक हो रहा है और पेशेंट को मल्टीपल डिजीज़ हो रही हैं और पेशेंट को पता नहीं है कि कहाँ पे जाएं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, किस तरह से जाकर ट्रीटमेंट कराएं अपना। तो पेशेंट बहुत परेशान है। तो आपकी परेशानियों को हम निजात दिलाएंगे और इस निजात को दिलाने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर से डॉक्टर एस.के. गौतम, जो कि प्रोफेसर हैं यहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर एस.के. गौतम सर के साथ में। सो वेलकम डॉक्टर गौतम सर आज के हमारे शो में, जो कि इसका टॉपिक दे रखा है हमने सीजन इफेक्ट एंड एसोसिएटेड डिसीज। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम निकालने के लिए आपके जो पेशेंट हैं, जो वैल्यूबल, जो आपके शो को देखेंगे सर, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा सर। तो सबसे पहले सर मुझे बताएं सर, ये जो सीज़न चल रहा है जिसमें ह्यूमिड है, हीट है, मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा और बारिश भी हो रही है, तो इस समय में किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं सर? ठीक है, थैंक यू गौरव फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू टू यू हैव रेज्ड द वेरी अप्रोप्रिएट टॉपिक ऑन दिस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। जैसा कि आजकल देख रहे हैं आपकी मानसून चल आ गया है, जो हमारा बेसिकली जून से लेकर सितंबर तक का महीना होता है, इसको हम लोग मानसून कहते हैं। जून, अगस्त, जुलाई और सितंबर। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो धीरे धीरे टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, एक स्टेज पे टेम्परेचर कम होने लगता है, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है। तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो लॉट्स ऑफ डिजीज़ेस आके घेरने लगती हैं। तो रीज़न क्या है इसका घेरने का? बेसिकली रीज़न ये है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जो हमारे वातावरण में वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा, जो आम जनता है उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है बारिश के मौसम में, टहलना कम हो गया, और जो फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाना है, और तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी की इम्यूनिटी लेवल पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो डिसबैलेंस होता है इस सीज़न में, दैट इज़ अ मेन कॉज फॉर लॉट ऑफ डिजीजेज इन दिस सीजन। क्या होता है कि आपकी जो वायरस की एक्टिविटी बढ़ गई और आपकी एक्टिविटी कम होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी नीचे जा रही है और वायरस डेवलप। तो वायरस, जब आप किसी की इम्यूनिटी कम होती है तो वायरस उस पर अटैक करता है। सपोज आप हेल्दी हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी बेटर है, तो अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी गया तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई फीवर या खांसी जुकाम नहीं होगा। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ सिम्टम्स एंड साइन ऑफ लॉट ऑफ डिजीज। तो सर इसमें कह सकते हैं कि जैसे बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो अपनी एक्टिविटी कम ना करें, एक्टिविटी अपनी करते रहें, सो दैट कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। बिल्कुल, उसी से बच सकते हैं। दूसरी बात करते हैं किस तरह की बीमारियों को हम सामना कर सकते हैं। तो बीमारियां जो इस सीज़न में बरसात में बेसिकली होती हैं, उसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कान का इन्वॉल्वमेंट, कान में इन्फेक्शन हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, लेरेंजाइटिस हो गई, फेरेंजाइटिस हो गई, टॉन्सिलाइटिस हो गई। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लंग्स की बात करें तो निमोनिया भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है। फिर नीचे आते हैं, अगर पेट की बात करें तो पेट में गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, और बेसिकली जॉन्डिस हो जाती है, लीवर का इफेक्ट होता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। और कह सकते हैं आपकी टाइफाइड फीवर कॉमन है अगर एब्डोमेन की बात करें। और कुछ और भी डिजीज़ हैं जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जैसे कि इस सीज़न में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वाटर लॉगिंग बढ़ती है। तो उसके संबंध में आप मलेरिया से ग्रसित हो सकता है कोई भी। उसके बाद डेंगू फीवर की बात करते हैं, उससे हो सकता है, या चिकनगुनिया की बात करते हैं, उससे हो सकता है। तो बेसिकली जो इनका अगर हम बात करें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो होता कैसे है, तो 3 तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1, एक हमारा ट्रांसमिशन थ्रू इनहेलेशन रूट, जैसे सांस लेने से, जैसे कोई ग्रसित मरीज है, आप बगल में बैठे हैं, तो सांस लेने से वो आपको भी ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपने कोविड में देखा, कोरोना वायरस जो था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाता। तो इस तरह की बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारा सीजनल फ्लू आ सकता है, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस आ सकती है, जो नोजल इनहेलेशन से अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं या वायरस चले जाते हैं, उससे हो जाता है। दूसरा ग्रुप जो हमारा है बेसिकली वो
आपका ओरोफिकल ओरो रूट्स है। फीकल ओरो रूट मतलब कि ओरोफिकल रूट होता है। ओरोफिकल मतलब जो आपका बीमारियां दूषित खाने से या दूषित पानी पीने से होती हैं। जैसे आपने इन्फेक्टेड वाटर पी लिया या कहीं बासी खाना खा लिया, उसमें कीटाणु या बैक्टीरिया या वायरस हैं, तो उससे हो जाता है खाने से। तो दूषित खाने से बीमारियां क्या कॉमन है? हमारा जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, या जिसको हम लोग कॉलरा भी बोलते हैं, या डायरिया भी बोलते हैं, वो हो सकता है। दूसरा जॉन्डिस भी सीज़न में कॉमन है, जिसको हम लोग एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। तीसरा टाइफाइड भी कॉमन है, हाई ग्रेड फीवर करके पेशेंट आता है, टाइफाइड हो सकता है। तो टाइफाइड भी उसमें एब्डोमेन को इन्वॉल्व कर सकता है, पेन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। तीसरा ग्रुप हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज़, जो अभी हमने बात की, डेंगू फीवर है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। तो 3 तरह से कैटेगराइज किया आपने। एक तो हम जो सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं उससे, दूसरा जो हम दूषित खाना खा रहे हैं उससे, और तीसरा जो बताया आपके जो वायरल डिसीज़ हो सकती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर आपका मलेरिया, ये हो सकता है जो मॉस्किटो बाइट से भी आजकल कॉमन है होता है। ओके सर, इसमें एक चीज़ बताएं कि जैसे कि वाटर लॉगिंग हो रही है इसमें, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वाटर लॉगिंग होगी, इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है कुछ पेशेंट्स पे? बिल्कुल, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो इसी से, अगर वाटर लॉगिंग होगी, वाटर बॉर्न डिजीज़ का मतलब होता है कि द डिजीज़ इज़ ट्रांसफर्ड विद द मॉस्किटो, कि किसी कोई दूषित खाने से नहीं होगा, या किसी की सांस से बगल में बैठा है तो टच करने से नहीं होगा, साथ मच्छर के काटने से होगा। मच्छर के काटने से वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा और बीमारी फैलाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़। मतलब वेक्टर इज़ अ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो की वजह से हो रहा। तो उसमें बेसिकली जो 3 डिजीज़ होती हैं हमारी, मोस्ट कॉमन है मलेरिया, दूसरा है डेंगू फीवर और तीसरा है चिकनगुनिया। ये तीनों मच्छर के काटने से होती हैं। अच्छा सर, ये डिजीज़ तो हमने बता दी कि डायरिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर लीवर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अब पेशेंट कैसे समझे कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे इस चीज़ के? बिल्कुल, देखिए जो वायरस बेसिकली जो कॉमन होते हैं, बेसिकली जिनको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या इन्हेलेशन के थ्रू होते हैं, उसमें बेसिकली पेशेंट फीवर करेगा, उसको खांसी होगी, जुकाम होगा, रनिंग नोज़ होगी, गले में दर्द हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं वायरल फीवर के, जो इन्हेलेशन से होते हैं बेसिकली। उनको हम लोग टेक्निकल टर्म में सीजनल फ्लू बोल सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी URI बोल सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं। और इवन टॉन्सिलाइटिस होता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया और जिसमें गले में दर्द करके आएगा पेशेंट बुखार के साथ में, या फेरेंजाइटिस लेरेंजाइटिस हो गया जिसमें गले में दर्द होगा और साथ में हाई ग्रेड फीवर होगा। या अगर जो हमारा ये जो इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर और सीवियर हो गया और लोअर ट्रैक्ट में पहुंच गया, लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब कि लंग्स में पहुंच गया, तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो अलॉन्ग विद द फीवर, कॉफ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत अगर हो रही है तो इसका मतलब कि चेस्ट इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं एक तरह से डायग्नोस। लेकिन अगर ये सिम्टम्स हैं तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना है। जो दूसरा ग्रुप अगर आता है हम उसको लेते हैं जो फीकल ओरो रूट से होता है। तो उसमें बेसिकली आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, बेसिकली सबसे पहला ग्रुप होता है कि डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, दिन में 4-5 बार जाना पड़ रहा है, पानी जैसी लैट्रिन हो रही है, वाटरी इन नेचर है, पेट में दर्द या ऐठन भी हो रही है और थोड़ा फीवर भी लग रहा है। इसका मतलब कि कहीं खाने पीने में अगर हम लोग उन पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं तो उनमें यही आता है कि हाँ सर कल रात में कहीं बाहर खाया था, तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन उसको वहाँ से मिला, उसको इन्फेक्शन कहीं से मिला और वो अंदर गया और उसने अंदर जाके आपकी आंत को इन्फेक्टेड कर दिया, जिसकी वजह से आपका डायरिया शुरू हो गया, पेट दर्द शुरू हो गया और इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर भी महसूस हो रहा है। तो ये कैटेगरी होती है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में डायरिया भी बोलते हैं। इसी का एक और रूप होता है जिसको हम लोग कॉलरा बोलते हैं। कॉलरा में बेसिकली इसका और सीवियरिटी रूप होता है। कॉलरा में बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि लैट्रिन बार बार जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट दिन में 20 से 30 बार जाता है। और जो कंसिस्टेंसी होती है एकदम पानी जैसा होता है, वो बोलता है, जैसे हम लोग टेक्निकल टर्म में इसको बोलते हैं राइस वाटर स्टूल, मतलब वो बोलता है एकदम पानी ही निकल रहा है। तो ये कॉलरा के सिम्टम्स हैं। तो तीसरा हो गया। और अगर नेक्स्ट इसमें जाते हैं कि आजकल सर हमारे घर में जो पेशाब करने जाते हैं तो पीला हो रहा है और साथ में कमजोरी भी लग रही है, तो एक ये वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम्स, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो होता है, जो वायरस हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई
ये जो होता है बेसिकली फीको ओरल रूट से होता है खाने जैसे, और हेपेटाइटिस बी और सी भी होता है, लेकिन बी और सी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग है, वो खाने या दूषित खाने चीज़ों से नहीं होता है। तो इस पर हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है दूषित खाने या दूषित पानी पीने से होता है। इसमें बेसिकली पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पहले इनिशियली माइल्ड ग्रेड फीवर करेगा, फिर उसको नौसिया वॉमिटिंग होगी, उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टी आ रही है, जी मचलाना है या पेट में दर्द है, और पेशाब भी पीली होना शुरू हो गई। तो जैसे इसको कहते हैं ये पीलिया के लक्षण हैं। पीलिया के लक्षण। तो कॉज क्या है उसका? एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। तो ये हो सकता है। एक और कैटेगरी है जैसे कि फीवर आता है, पेशेंट हाई ग्रेड फीवर करके आता है। हाई ग्रेड फीवर करने के जब वो आएगा तो उसमें फिर साथ में बॉडी एक होगा, तो एक पेन एब्डोमेन हो सकता है। तो टाइफाइड में भी यही सिम्टम्स होते हैं। तो टाइफाइड के पेशेंट भी इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर सिम्टम्स हैं आपको, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर डायग्नोसिस जरूर। फीवर आ रहा है, फीवर का कॉज आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, फीवर का कॉज टाइफाइड भी हो सकता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस भी होता है। तो आप डायग्नोस नहीं कर सकते, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी बीमारी कभी कभी क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है या फिर कभी कुछ टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो सर ये कह सकते हैं अगर एक दिन से ज़्यादा पेशेंट को कोई भी दिक्कत हो रही है, या गले में दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, कॉफ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो पेशेंट को डॉक्टर के पास इमीडिएट जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। जितना डिले करेगा मुझे लगता है उतना सीवियर कंडीशन हो सकती है। बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। अगर ठीक है बुखार आ रहा है, एंटीबायोटिक खा ली, बट वो बुखार तो आपको वायरल है ना, वायरल एक्यूट वायरल फीवर अगर है आपने तो एंटीबायोटिक खा ली तो कहाँ से सही होगा? तो ये चीज़ें थोड़ा सा तो व्यूअर सबसे पहले देखिए कि सबसे अपना डॉक्टर तो खुद कभी नहीं बनना है आपको, मेडिसिन आपको लेनी है बट डॉक्टर की सलाह पे। खाली पैरासिटामोल आई बिलीव ले सकते हैं अगर फीवर नॉर्मल आ रहा है तो, बट अगर एक दिन से ज़्यादा फीवर आ रहा है, कॉफ हो रहा है, लंग्स में कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको तुरंत जाना है अपने डॉक्टर के पास में। और मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई हैं, यहाँ मैं मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, किसी भी तरह की आपको पैसे नहीं पे करना पड़ रहा है, और डॉक्टर्स इतने सीनियर टॉप मोस्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे अपना जांच कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप सर। इसके बाद बात करते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया, ये दो ऐसे फीवर हैं जो लगभग एक जैसे लगते हैं बट सिम्टम्स कुछ अलग अलग हैं। तो उनमें डेंगू में सुना है, चिकनगुनिया में कि पेशेंट को पैरों में बहुत पेन होता है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बात है कि डेंगू फीवर और चिकनगुनिया ऑलमोस्ट सिम्टम्स ओवरलैपिंग है, मिलते जुलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें डेंगू में फीवर आएगा, चिकनगुनिया में भी, दोनों ही वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, मच्छर के काटने से होते हैं। लेकिन डेंगू फीवर में क्या होता है, डेंगू की 3 कैटेगरी होती है बेसिकली। डेंगू में एक्यूट डेंगू फीवर होता है, दूसरा डेंगू हीमोरेजिक फीवर होता है, और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो तीनों की कैटेगरी है, जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएगी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। जो डेंगू फीवर होता है, नॉर्मल बुखार हुआ, थोड़ा सा बॉडी में दर्द हुआ, उसने पैरासीटामोल दवा खाई, प्रॉपर हाइड्रेशन लिया, ठीक हो गया। दूसरा सीवियर कैटेगरी होता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर। डेंगू में क्या होता है कि बोन मैरो सप्रेशन की वजह से प्लेटलेट कम होने लगते हैं डेंगू फीवर में, ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसी शुरू हो जाती है। सबसे पहला होता है बॉडी में रैसेस आ रहे हैं, या फिर वो बोलेगा कि खांसी में खून आ रहा है या नाक से खून आ रहा है। तो ये होता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर। हीमोरेजिक मतलब कि ब्लीडिंग के चांसेस मिल रहे हैं, ठीक है। अगर इस स्टेज पे भी आपने उसको सीरियस नहीं हुआ, कंसल्ट नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो दैट कैन कन्वर्ट टू डेंगू हीमोरेजिक, डेंगू शॉक सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरने लगता है और अल्टीमेटली उसको हाइपोटेंशन हो जाए। हाइपोटेंशन मतलब बीपी का कम होना होता है, उसी को टेक्निकल टर्म में हम लोग शॉक कहते हैं। तो दिस इज डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये कैटेगराइजेशन है डेंगू फीवर का। अगर हम चिकनगुनिया की बात करें, चिकनगुनिया में भी फीवर होता है, पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, लेकिन ये हेमरेजिक सिम्टम्स आपको चिकनगुनिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो डेंगू का पेन होता है, बेसिकली डेंगू में क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज, दूसरा टर्म डेंगू का कहा गया है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेक बोन फीवर। डेंगू फीवर इज कॉल्ड ब्रेक बोन। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर? इतना दर्द होता है, उसे लगता है, कहता है हड्डियाँ टूट रही हैं, एग्जैक्टली। तो पेन इज मोर एज कम्पेयर टू फीवर डेंगू में। तो ये एक सिम्टम्स होता है जिसकी वजह से हम एक डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं साथ में फीवर और बॉडी एक के अलावा, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि डेंगू फीवर है। अगर हेमरेजिक सिम्टम्स नहीं है तो चिकनगुनिया हो सकता है। तो बाकी डायग्नोसिस कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद कंफर्म होती है। अब बात करते हैं द जॉइंट पेन दैट इज़ परसिस्टिंग आफ्टर द एक्यूट एपिसोड। अब किसी को डेंगू हुआ या किसी को चिकनगुनिया हो गया, तो जो चिकनगुनिया का पेन होता है वो बेसिकली काफ़ी टाइम तक परसिस्ट करता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट वायरल आर्थैल्जिया,
या पोस्ट वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बेसिकली उसका बुखार तो सही हो जाता है और वेलबींग भी आने लगता है धीरे धीरे, लेकिन जो जोड़ों की प्रॉब्लम होती है वो कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कभी कभी हमने देखा 6 महीने तक बनी रहती हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि आप पैनिक ना हो। दिस इज़ अ कोर्स ऑफ इलनेस। आपको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें कि जिससे आपके जॉइंट स्टिफ ना हो, प्रॉपर डाइट लें, न्यूट्रिशन लें, प्रोटीन लें, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें, मतलब कि पानी पीते रहें। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी, और फिज़िकल एक्टिविटी करें तो, और इवन योगा मेडिटेशन से भी फ़ायदा होता है। उससे काफ़ी हद तक आपका जो जोड़ों में जकड़न है या जॉइंट पेन है वो रिलीफ हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कुछ मेडिकेशंस हैं वो आप साथ में ले सकते हैं, तो उससे आप काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि आपको अगर पेन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा पेन और लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करें तो उससे आपका पेन जो है पूरी तरीके से ठीक हो सकता है विद मेडिसिन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। ऐसा 2 चीज़ें और भी आ रही हैं जो मुझको भी फील होती है कभी कभी। जो ये सीज़न होता है, इस सीज़न में अगर मैं एसी से बाहर निकला, सडन धूप में आया, सडन मुझे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। ये इसी वेदर में अक्सर होता है मुझे, तो ये भी इस तरह का होता है, देखने को मिलता है कहीं? देखिए, ये है एक टेम्परेचर वेरिएशन होता है, ये नॉर्मल चीज़ होती है। भाई आप अगर एसी में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हुए एसी चला रहे हैं, 22 पे चल रहा है एसी, आपने सडन बंद किया एसी और बाहर निकला, सपोज आप गॉगल्स पहने हुए हैं, तो गॉगल्स पे क्या होता है, हाँ, वो स्टीम जम जाती है, फॉग जम जाता है, तो वो तो आपको दिख गया, लेकिन बॉडी में कोई गॉगल्स तो है नहीं, बॉडी में भी वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो होंगे ना। बिल्कुल। जो आपके एक टेम्परेचर, बॉडी की एक होम्योस्टेसिस होती है। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि जो बॉडी के ऑर्गन हैं वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही अच्छे वर्क करते हैं। तो अगर उसमें डिफरेंस आएगा, सडन आएगा, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। इसीलिए कहते हैं कि सडन एसी में से निकले, बाहर निकले, जुकाम हो गया, खांसी हो गई। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें कि टेम्परेचर वेरिएशन को सडन ना करें। सपोज आपको गाड़ी में जा रहे हैं, 22 पे चल रहा है एसी, और अब आपका घर आने वाला, तो आप एसी को बंद कर दें, क्योंकि अब बाहर निकलना, क्योंकि थोड़ी देर तक तो आपकी गाड़ी वैसे भी ठंडी रहेगी, और उसके बाद टेम्परेचर उसका धीरे धीरे बढ़ेगा तो थोड़ा बाहर से कंपेरेबल हो जाएगा। देन यू कैन चेंज, मतलब वेदर चेंज का इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। तो ये सर ने बहुत एक चीज़ वैल्यूबल बताई है। कभी भी अपने घर पहुंचिए, कभी भी अपने ऑफिस जा रहे हैं या कहीं पे भी जहाँ पे आपको डेड स्टॉप करना है गाड़ी को और बाहर निकलना है, तो थोड़ा पहले एसी को बंद कर दें, या फिर एसी को बंद कर सिर्फ फैन चलने दें, और आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा बाहर के टेम्परेचर से, फिर आप इजीली निकल सकते हैं, फिर ये कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगी। सर दूसरी एक बात, हीट बहुत ज़्यादा जब होती है तो हीट स्ट्रोक भी हो रहा है, इसके साथ में पेशेंट में पानी की कमी हो रही है, लोग बोल रहे हैं एक्सेसिव वाटर पियो, तो क्या सिर्फ वाटर ज़रूरी है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है पेशेंट में? देखिए, जब गर्मी होती है, गर्मी में बेसिकली पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। स्वेटिंग हो रही है तो वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। वाटर लॉस हो रहा है तो वाटर को आपको कंप्लीट करना, लेकिन वाटर के साथ आपके बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहा है। जो स्वेटिंग हो रही है उसमें सोडियम भी निकल रहा है बाहर, आपका पोटेशियम भी बाहर निकल रहा है, तो सोडियम पोटेशियम का लॉस साथ में हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि पानी तो पीना ही है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो बेस्ट इसकी पानी में इलेक्ट्रॉल डाल लीजिए या ORS का घोल डाल लीजिए, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉल इज़ अ कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट फार्मूला, या ORS, तो इससे आपको सोडियम भी रिप्लेस हो जाएगा, पोटेशियम भी रिप्लेस हो जाएगा, या बाकी चीज़ें भी रिप्लेस हो जाएंगी। तो आप अगर डायबिटिक नहीं है तो इट इज़ बेस्ट टू टेक ORS अलॉन्ग विद द वाटर टू कीप योर बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट। सर सही तरीका मुझे लगता है कि 1 लीटर पानी में डाल देते हैं पूरे पैकेट को, सबसे बेस्ट तरीका है। बिल्कुल। सबसे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि 2 चम्मच डाला और 1 गिलास पानी ले लिया, तो वो फिर इफेक्टिव नहीं है, वो उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है। बेस्ट वे कि आपको पूरा एक बॉटल पानी लेना है और उसमें एक पैकेट पूरा डालना है, क्योंकि यू डोंट नो द कंसंट्रेशन कि 5 मिलीग्राम या 1 चम्मच लेंगे और पानी कितना घोलेंगे, ये थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो अगर मतलब एग्जैक्ट आपको इलेक्ट्रोलाइट इनटेक करना है, या उसको रिप्लेस करना है, या पोटेशियम को रिप्लेस करना है, सोडियम को रिप्लेस करना है, तो आपको 1 लीटर बॉटल में 1 पैकेट ही डालना होगा। दूसरा, सोडियम रिप्लेसमेंट ज़रूरी क्यों है? सोडियम रिप्लेसमेंट अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ पानी पीते रहेंगे तो सोडियम की कमी की वजह से क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में दर्द, पैरों में ऐंठन आना और घबराहट सी रहना, जी मचलाना, ये सब सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम्स। तो इसलिए सोडियम रिप्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इस वेदर में जहाँ पे पानी भर रहा है, लॉगिंग हो रही है, तो स्नेक बाइट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें कैसे बचें? या फिर कानपुर की जनता के लिए अगर पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो रहा है तो हमारे मेडिकल कॉलेज में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे? हाँ, ये भी एक है कि स्नेक बाइट के केसेस डेफिनेटली, मानसून चल रहा है और बारिश हो रही है तो सांप जो हैं हमारे बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक
क्या होता है कि स्नैक बाइट्स केसेस डेफिनेटली आ रहे हैं, पेशेंट भी आ रहे हैं। जो 90% बाइट्स होती हैं, स्नैक बाइट्स होती हैं, वो नॉन पॉइजनस होती हैं। Okay. तो इसलिए आपको इतना पैनिक नहीं होना है। जो 10% अगर स्नैक बाइट की बात करें तो ऑब्वियसली वो पॉइजनस हैं, जहरीली हैं, जिसमें कि अगर आपका वो कोबरा है या करैत है या वाइपर है, ये स्नैक्स जो होते हैं ये पॉइजनस होते हैं। पॉइजन भी इस समय जो पॉइजनस हैं 2 तरह के होते हैं बेसिकली, एक न्यूरोटॉक्सिक हैं, एक कुछ जो स्नैक्स हैं, और दूसरे हेमाटोटॉक्सिक्स होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक बहुत कॉमन है जो हमारे पास बेसिकली जो ब्रेन पे इम्पैक्ट करते हैं सीधा। ना, ब्रेन भी है उसमें, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी का होता है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो हमारे पास आते हैं कि इसको नींद बहुत आ रही है, मरीज को नींद आ रही है, जगाते रहो, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है। जो लिड्स होती हैं, अपर लिड्स की पैरालिसिस होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तो ये न्यूरोपैरालिटिक टाइप का है। उसमें दूसरा क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मसल्स की भी पैरालिसिस हो जाती हैं। तो और इन पेशेंट्स को, अगर न्यूरोटॉक्सिक पेशेंट हैं तो हमें कभी कभी वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ता है पेशेंट्स को। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे ही बाइट हो इमीडिएटली आप पहुँचें नियरेस्ट सेंटर पे, क्योंकि आजकल सरकार ने हर पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज में, सभी जगह सरकार ने एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था करा रखी है। जो स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट क्या है, स्नेक बाइट अगर होती है तो ASV इज़ द ट्रीटमेंट, एंटी स्नेक वेनम। जितना जल्दी पेशेंट्स को एंटी स्नेक वेनम मिल जाएगा उतना जल्दी उसे बचाना आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं, और अगर ज़रूरत है तो एंटी स्नेक वेनम की डोज ज़रूर ले लें, जिससे कि आप आगे के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि बताया सर ने कि गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी कर रखी है, सारे CSC PSC बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हर जगह ASV बताया सर ने, एंटी स्नेक वेनम। जितनी जल्दी इसका डोज आपको मिल जाएगा, पेशेंट की लाइफ उतनी जल्दी सेव हो सकती है और पेशेंट उतनी जल्दी से अच्छा हो सकता है। तो सर मुझे लगता है सारी चीज़ें कवर अप कर ली हम लोगों ने इस डिसीज़ को लेकर के। सो फ्रेंड्स, सबसे अहम चीज़ जो बताई है सर ने कि आपको सबसे पहले तो दूषित पानी, दूषित खाना नहीं खाना है। बारिश हो रही है, मुझे पता है कि सबको चाट पकौड़े खाने का बहुत मन करता है, बट अगर खाना भी है तो आई बिलीव घर में खा सकते हैं बना करके, वो सेफ़ रहेगा बाहर से। और कोशिश करके इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि जितनी भी आप तेल चीज़ें खाएंगे कहीं ना कहीं आपके लिवर पे इम्पैक्ट करेगी। दूसरा, वाटर लॉक कहीं नहीं होने देना अपने नियर बाई में। गवर्नमेंट और से बहुत सी चीज़ों में बताती है हमेशा कि कूलर में पानी अगर है, कहीं टायर में पानी है या कहीं भी पानी डिपॉजिट हो रहा है तो इसको आप हटाते रहें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने सारी डिजीज़ बताई हमको यहाँ पे। आई बिलीव कि पेशेंट को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब की मदद से आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको दूंगा। और प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि कमिंग वीडियोस जो भी हैं डिफरेंट डिजीज़ पे, उनका भी आप जो वैल्यू है आपको मिल सके और आपको उनसे जुड़ी सारी समस्याओं का जो निदान है वो मिल सके। थैंक यू सो मच।